हाँ, तो बेटा मॉड फंक्शन, फिलहाल हमारे लिए मॉड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स में मॉड फंक्शन आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आएगा बट 12th क्लास में ज़्यादा आएगा, तब हम वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीखेंगे वहाँ पे। बट फिलहाल के लिए मॉड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में डिटेल में कराया गया था मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसी शक्ल का होता है, ऐसे वी शेप होता है ना। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप होता है विथ वर्टेक्स एट वेयर मॉड का इनपुट 0 हो जाए। जहाँ मॉड का इनपुट 0 हो जाता है वहां पे वर्टेक्स होता है। याद है कल किया था बेटा ये। तो आज उसको खत्म करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम बची थी, ये वाली बची है। हाँ, ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम है सॉल्व फॉर एक्स, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ट्विस्ट है क्या, मॉड। प्रेजेंट है ना ये मॉड। अगर ये मॉड नहीं होता तो सॉल्व कर पाते आप, बहुत इजीली हो जाता। नहीं हो जाता भाई। अगर ये मॉड नहीं होता तो लीनियर इक्वेशन होती सिंपली इन वन वेरिएबल, हो जाता x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। एक्स को एक तरफ लाते, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाते और x की वैल्यू पता चल जाती सिंपली। बट मॉड आया है, मॉड आया है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मॉड आया है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मॉड आया है तो ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, मॉड करता क्या है, मॉड एक फंक्शन है जो अपने इनपुट को पॉजिटिव बना देता है, अगर नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव बना देगा। मतलब मॉड ऑफ -3 इज 3 प्लस 3, मॉड ऑफ +3 तो +3 है। मतलब अगर उसका इनपुट पॉजिटिव साइन का है तो वो उसको एज इट इज रहने देगा, बट अगर उसका इनपुट नेगेटिव साइन का है तो वो उसके साइन को चेंज कर देगा। यही काम करता है बेटा मॉड। तो एज इट इज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे बेटा मॉड को, मॉड के बेसिक डेफिनेशन को। बेसिक डेफिनेशंस का ध्यान रखेंगे मॉड की। इफ इनपुट ऑफ मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन mod can be removed, but if input of mod is less than 0 तो mod को हटाते वक्त बाहर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो mod हटाना एम होता है बेटा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। mod को रिमूव करना है हमको, mod को हटाना है, पर हटाने के लिए कंडीशंस बिल्डअप करनी पड़ेंगी, सीधे सीधे नहीं हटेगा mod। तो क्या कंडीशन, जैसे इस सवाल के थ्रू समझे। इक्वेशन मुझे दे रखी है मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। ठीक हो गया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये मॉड की है। तो एक मॉड यहाँ है, एक टर्म पे मॉड है, तो इस मॉड को हटाना स्टार्ट करूंगा बेटा। तो पहली कंडीशन, इफ इनपुट ऑफ मॉड विच इज x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, if x plus 3 is greater than equal to 0 then what can be done, अगर mod का इनपुट पॉजिटिव है तो mod को बिना किसी दिक्कत के आप हटा सकते हैं, बिना कुछ चेंज किए। तो हटा दूं mod हटा दूं तो क्या बन गया LHS में, x plus 3 should be equal to 10 माइनस 2x। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई। 2x को LHS में लाऊं और 3 को RHS में ले जाऊं, क्या बन गया बेटा, 3x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7/3 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 भी लिख सकता हूं। अब ध्यान क्या रखना पड़ता है बेटा मॉड जब इन्वॉल्व हो जाता है, कि आपने एक कंडीशन से शुरुआत की, फिर सॉल्व करके एक आंसर निकाला, आंसर को रीचेक करेंगे कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है।
जब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा होता है बहुत बार। अभी अभी तो एक्सेप्ट हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है भैया? अभी एक्सेप्ट एक्स निकल के आ रहा है 7/3, मतलब 2.33। क्या वो -3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो दिस सोल्यूशन इज एक्सेप्टेबल। बट क्या अभी खत्म हो गया है सवाल? नहीं, क्योंकि हमने मॉड को अभी केवल पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया है। बट अब एक दूसरी कंडीशन भी प्रेजेंट हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा? इफ x+3 इज लेस देन 0। अगर x+3 लेस देन 0 होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ x+3 इज लेस देन 0 या x इज लेस देन -3, इफ x+3 इज लेस देन 0 या x इज लेस देन -3, तो क्या कर सकता हूं मैं? इस मॉड को कैसे ओपन कर सकता हूं? इस मॉड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर सकता हूं। माइनस ऑफ x+3 शुड बी इक्वल टू 10 - 2x। एक तरफ लाऊंगा 2x - x इज इक्वल टू 10 + 3, 2x - x इज इक्वल टू 10 + 3। तो यहां से x आ गया 13, x आ गया 13। बट क्या 13 एक्सेप्टेबल है? नहीं। 13 क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हमें x चाहिए था लेस देन -3, बट जो निकल के आ रहा है कंडीशन पुट करने के बाद वो -3 से बड़ा आ रहा है। 13 बड़ा है ना -3 से, भाई -3 नेगेटिव नंबर है, 13 पॉजिटिव नंबर है, तो दिस सोल्यूशन इज रिजेक्टेड। तो केवल एक एक्सेप्टेड सोल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है इसका एकमात्र सोल्यूशन? x इज इक्वल टू 7/3। क्लियर है? क्लियर है बेटा? मॉड ओपन करना सीखना है हमको, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी सवाल आएंगे इसके, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक स्पेशली करेंगे। अभी तो हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, बट और बहुत सारी चीजें सीखनी है क्वाड्रेटिक के साथ, तो उसमें मॉड भी इन्वॉल्व होगा बेटा। तो मॉड ओपन करना क्या टेक्निक है? कंडीशंस बिल्डअप करिए। क्या करिए? कंडीशंस बिल्डअप करिए। मॉड के इनपुट को एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करिए और मॉड हटा दीजिए। फिर जो आंसर आया उसको चेक करिए कि ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करेगा तो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से मॉड को देखिए कि उसका इनपुट लेस देन 0 करिए, फिर मॉड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करिए, फिर सोल्यूशन निकालिए, फिर चेक करिए कि वो मॉड लेस देन 0 को सेटिस्फाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा था, मॉड के अंदर का जो इनपुट था। अगर कर पा रहा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं कर पा रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। बढ़ो आगे। ये इजी प्रॉब्लम्स है बेटा। अभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इसकी आएंगी क्वाड्रेटिक के साथ, जब क्वाड्रेटिक के साथ मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होने लगेगा। अगला प्रॉब्लम है x mod x प्लस 7x - 8 इक्वल टू 0। एक ही जगह मॉड है, ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन क्या बेटा? पहली कंडीशन क्या भाई? मॉड का इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या बिल्डअप करूं? इफ, बोलिए, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है मॉड का इनपुट? x। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा ये मॉड साइन एज इट इज लिख सकता हूं, मॉड को हटा सकता हूं एज इट इज। तो क्या बन गई इक्वेशन? x² प्लस 7x - 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनी? क्वाड्रेटिक बनी? स्प्लिट हो रहा है क्या? स्प्लिट हो रहा है, दिख रहा है स्प्लिट होते हुए? बोलिए स्प्लिट। +8 - 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो जिसमें स्प्लिट होता है वही फैक्टर में दिखने लगते हैं, दिखते हैं ना। पहला फैक्टर बोलिए x + 8, दूसरा फैक्टर x - 1 इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबल सोल्यूशंस क्या आ रहे हैं इस क्वाड्रेटिक के? x इक्वल टू
-8 एंड x इज इक्वल टू +1, क्या दोनों एक्सेप्टेबल हैं? नहीं, इसमें से एक एक्सेप्टेबल है और एक एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन सा वाला एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा? -8, क्योंकि हमारी कंडीशन जहां से शुरुआत की थी हमने कि x को 0 से बड़ा होना चाहिए, बट ये वाला x 0 से छोटा है, बट 1 एक्सेप्टेबल है, नहीं है 1 0 से बड़ा होता है। क्या खत्म हो गया सवाल? नहीं, अभी भी एक कंडीशन और बची है हैंडल करनी। क्या हो सकती है दूसरी कंडीशन? इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है, बोलिए बेटा, तब मॉड x किसके साथ ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या इक्वेशन हो गई? -x² +7x -8 इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड x नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक x पहले से प्रेजेंट है वहां, तो -x इंटू एक्स विल बी -x²। इसको सॉल्व करें तो इसको लिख देता हूं x² - 7x + 8 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी आदत है x² के क्वेश्चन को पॉजिटिव लिखने की ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या स्प्लिटिंग हो पा रही है? हो रही है क्या? ध्यान से देखिए। हाँ, हो रही है क्या? हो रही है क्या स्प्लिटिंग? नहीं हो रही ना। हमेशा हो पाएगी जरूरी है क्या? नहीं, कभी कभी नहीं भी होगी, बट रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इसके रियल रूट्स कर रहे हैं। कैसे पता चला मुझे? डिस्क्रिमिनेंट देखा मैंने। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा? बोलिए, डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का b² - 4ac, b² हो गया -7 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 7 का स्क्वायर, -4 × 8, कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट? 49 - 32, 49 - 32 इज 17, तो डिस्क्रिमिनेंट आया 17, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट इट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो स्प्लिटिंग तो नहीं होने वाली। स्प्लिटिंग तभी हो पाती है जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, बट डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट पॉजिटिव नंबर है, तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे। तो इस ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस, ठीक है, मतलब इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे? सिंपली फैक्टराइज भी क्यों करना, दोनों रूट्स निकाल ही लेता हूं छिद्राचार्य से। बोलिए, x इज इक्वल टू -b ±√17/2, मतलब एक बार पॉजिटिव साइन के साथ एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो एक रूट हो गया 7 + √17/2, दूसरा रूट हो गया 7 - √17/2। मेरा x लेकिन कैसा चाहिए मुझे? लेस देन 0। क्या दोनों एक्सेप्टेबल हैं? क्या ये एक्सेप्टेबल है? 7 + √17, √17 4.1 4.2 होगा, तो 7 + 4 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव नंबर होगा, डिवाइडेड बाय 2 भी एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। बट मेरा कंडीशन क्या थी कि x शुड बी लेस देन 0। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ध्यान से देखिए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? 7 - √17 है, √17 4.1 4.2, 7 - 4.2 पॉजिटिव नंबर, डिवाइडेड बाय 2 एक पॉजिटिव नंबर। बट मेरी इनिशियल कंडीशन क्या थी? x शुड बी नेगेटिव नंबर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये मात्र एक एक्सेप्टेबल रूट आ रहा है इसका, एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन आ रहा है। क्या बेटा? वो x इक्वल टू 1, केवल ये एक्सेप्टेबल है, बाकी तीनों एक्सेप्टेबल नहीं है। ये समझे क्या? समझे? बढ़ो आगे। आगे बढ़ो क्या? चलिए, तो अपने बेसिक अलजेब्रा में थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमने फिनिश किया,
इससे पहले हमने इनइक्वालिटीज सीखा था, इनइक्वालिटीज हैंडल करना पहले पार्ट में, साथ में सर्ट भी हैंडल करना सीखा था। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, सेट्स फंक्शंस सीखा, तो स्पेशल फंक्शन सीखे। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा पार्ट है हमारा लॉगरिथम। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इससे सीधे सीधे सवाल उठ के आ जाएंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बेटा कभी, बट ये हर सवाल के अंदर घुस जाता है, किसी भी टॉपिक के साथ घुस जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कभी पीएनसी के साथ, कभी ज्योमेट्री में, कभी 12th क्लास के किसी टॉपिक के साथ। तो लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अच्छे से सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं सीखा तो आपको हर जगह जहाँ भी ये दिखेगा इससे डर लगता रहेगा, और ये कहीं भी दिख सकता है, किसी भी चैप्टर के प्रॉब्लम के साथ ये दिख सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना अभी से ज़रूरी है। बेसिक में यही चीज़ें हम कर रहे हैं ना, बेसिक में सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जो नॉलेज आगे बढ़ने के लिए हर जगह यूज होती रहेगी, और लॉगरिथम उसमें से एक है। इससे पहले कभी 10th क्लास तक आपने लॉग देखा है क्या? लॉग लॉगरिथम सुना है इससे पहले कभी? कितनों ने सुना है इससे पहले लॉगरिथम? क्या सुना है? स्कूल में था? क्या था? आप लोगों के स्कूल में नहीं था? हाँ, नहीं था? कौन से स्कूल में था? आईसीएससी में था? अच्छा, सीबीएसई में नहीं था? ऐसा है क्या? सीबीएसई स्कूल में नहीं था, स्टेट बोर्ड में भी नहीं था? कोई बात नहीं, जितना भी सीखा है आपने वो बहुत कम सीखा है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है वैसे भी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, लॉगरिथम होता क्या है? पहली बात, लॉगरिथम एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ मैथमेटिकल मशीन विच टेक्स अ इनपुट एंड गिव्स अ आउटपुट। अलग अलग फंक्शंस देखे हमने इससे पहले, एल्जेब्रिक फंक्शंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब क्या थे? एल्जेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाद में भी देखेंगे हम, बट जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, साइन थीटा, कॉस थीटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये देखा है हमने थोड़ा बहुत, और अब हम देखेंगे क्या? लॉगरिथमिक। लॉगरिथम इज आल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शन, बट बहुत ही स्पेशल फंक्शन। सबसे पहली बात, लॉगरिथम को बिल्ड करने का क्रेडिट किससे जाता है? लॉगरिथम एज अ मैथमेटिक्स शुरुआत हुई थी कैलकुलेशन को इजी बनाने से। अगर घटिया घटिया नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या फोर्थ रूट है किसी नंबर की, या 10th रूट है किसी नंबर की, अब उस समय पे कैलकुलेटर तो होते नहीं थे। अभी क्या है, आपको कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना होगा या किसी का फोर्थ रूट निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर में डालेंगे और वो दे देगा आंसर। बट 1600 1700 में कैलकुलेटर वगैरह तो था नहीं, तो ऑब्वियसली सारी कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती थी? खुद अपने हाथ से करनी पड़ती थी, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, जो कि करना बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाता था, गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। तो लॉगरिथम शुरुआत में बिल्ड हुआ था एज अ टूल टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। कैसे, वो हम सीखेंगे थोड़ी देर में, थोड़े टाइम बाद सीखेंगे, बट शुरुआत उसकी वहीं से हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी पढ़ाई आगे बढ़ी, स्टडी जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो इसकी इंपॉर्टेंस दिखने लगी मैथमेटिशियंस को और ज्यादा, और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। वन ऑफ द 5 फंक्शंस, 5
फंडामेंटल बेसिक फंक्शंस में से एक फंक्शन है। 5 बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं बताएं पहले भी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो 5 में से दूसरे नंबर का। एक्चुअली ये डिफिकल्टी ऑर्डर है फंक्शंस का, इंटीग्रेशन का। हम इंटीग्रेशन में सीखेंगे। सबसे डिफिकल्ट इंटीग्रेट करना होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर लॉगरिथम को, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, और सबसे आसान होता है एक्सपोनेंशियल्स को इंटीग्रेट करना। ये एक्चुअली एक पैरिटी ऑर्डर भी है जो हम 12th क्लास में इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, बट अभी हम फोकस करेंगे लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या है? लॉग, शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलेंगे हम उसको बार बार, लॉगरिथम पूरा ना बोल के बार बार मैं क्या बोलूंगा उसको? लॉग। लॉग क्या है? तो लॉग एक फंक्शन है विच इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम is inverse function of exponential function। मतलब क्या हुआ भाई इस बात का? जरा समझना स्टार्ट करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप थोड़ा बहुत जानते हैं ना, जैसे 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। भाई जब मैं लिख रहा हूं ऐसे a इज इक्वल टू b की पावर x, तो x मेरा इनपुट वेरिएबल है ना, x इज अ इनपुट वेरिएबल। ये फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। जैसे सिंप्लिसिटी के लिए एक नंबर ले लेता हूं, b इज अ कांस्टेंट, जैसे 2 ले लेता हूं b, तो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है भाई, क्या नाम है इस फंक्शन का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन इनपुट लेगा वैल्यूज को और आउटपुट देगा कुछ नंबर। जैसे बताइए 0 के लिए क्या दे रहा है ये? अगर मैं x इनपुट होगा और 2 की पावर x मेरा आउटपुट होगा ना, x की जगह मैं 0 डालूं, 2 की पावर 0 इज व्हाट बेटा? 1। एनीथिंग रेज़्ड टू द पावर 0 इज 1। x की जगह 1 डालूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा? 2। 2 की पावर 1 इज 2। x की जगह 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 2 इज 4। x की जगह 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 8 एंड सो ऑन। 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 16। ठीक हो गया? ऐसे करके मिलते जाएगा, आउटपुट मिलता जाएगा। नाउ व्हाट इज लॉग? लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब ये आउटपुट था मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यहां पर क्या था मेरा आउटपुट? इनवर्स रिलेशन या इनवर्स फंक्शन। याद है बेटा? अभी किया था 2-3 लेक्चर पहले। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में मैपिंग उल्टी हो जाती है भाई। यहां 0 मैप था 1 पे, 1 मैप था 2 पे, 2 मैप था 4 पे, 3 मैप था 8 पे। तो इसका इनवर्स फंक्शन में इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 0। इनपुट अगर 2 हुआ तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 1। इनपुट अगर 4 हुआ तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 2। इनपुट अगर 8 हुआ तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 3। इनपुट अगर 16 हुआ तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? यही तो मतलब होता है इनवर्स का। फिर से, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल मशीन। उसमें एक इनपुट देते हैं आप और एक आउटपुट मिलता है। इस फंक्शन की इनवर्स मशीन का मतलब होगा ये आउटपुट आप इसमें डालेंगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा? इनपुट। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट था वो मेरे नए लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट होगा।
तो जो यहां इनपुट थे वो यहां आउटपुट मिलना चाहिए। कैसे हम लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है? इफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x, देन log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और वैसे ही बोलना है। इफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x, देन log y टू द बेस 2, क्या क्या बोला मैंने? log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो अगर मैं यहां डालूंगा 1 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। मतलब log 1 टू द बेस 2 इज व्हाट? 0। अगर मैं यहां डालूंगा 2, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। log 2 टू द बेस 2 इज व्हाट बेटा? 1। अगर मैं यहां डालूंगा 4, तो आउटपुट क्या आएगा? 2। मतलब log 4 टू द बेस 2 इज 2। अगर मैं यहां डालूंगा 8, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 3। तो log 8 टू द बेस 2 शुड बी व्हाट? 3। अगर मैं यहां डालूंगा 16, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 4। log 16 to the base 2 is what? And so on. ध्यान से देखेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है, a इज इक्वल टू बी की पावर x। इसका काउंटर पार्ट लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। log जो यहां आउटपुट था वो यहां इनपुट हो जाएगा। क्या आउटपुट था ना यहाँ a, तो वो यहां इनपुट हो गया। और जो यहां इनपुट था वो यहां, और इनपुट b नहीं था, इनपुट x था, तो जो यहां इनपुट था वो यहां आउटपुट हो जाएगा। और जो ध्यान में रखने वाली बात है, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम या लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल में बेस सेम रहेगा। एक था बेस ऑफ एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट लिखते हैं कोई भी, तो एक बेस नंबर होता है, एक पावर नंबर होता है, लिखते हैं ना। जैसे 5 टू द पावर 4 लिख रहा हूं, तो 5 मेरा बेस है और 4 मेरी पावर है। तो b टू द पावर x में बेस b है और x पावर है। x वेरिएबल है, मेरी इनपुट है मेरे फंक्शन का। ध्यान रखेंगे, जब आप एक्सपोनेंशियल से लॉग या लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या सेम रहेगा? बेस। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस नंबर था, बेस जो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉग का बेस भी सेम रहेगा। लॉग का भी बेस होता है, और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस और लॉग फंक्शन का बेस एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे जरा थोड़ा प्रैक्टिस करें इस पर। आपको ये चीजें पता है, मैं आपको इसको लॉग में कन्वर्ट करने को बोल रहा हूं। बोलिए बेटा। 3 टू द पावर 4 पता है कितना होता है? 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81। इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करिए। लॉग लॉग जो यहां आउटपुट था वो यहां इनपुट हो जाएगा, लेकिन बेस सेम रहेगा। बोलिए 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81 की लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या है? log 81 टू द बेस 3 विल बी इक्वल टू, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है दिमाग में बैठने में, बट बैठ जाएगा। 4 टू द पावर 2, बोलिए बेटा। 16। लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलेंगे इसकी, log ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू,
2 टू दी पावर, या 2 नहीं, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 100 होता है। इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलिए, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट? समझ रहे हैं धीरे धीरे? आप log फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट डालेंगे तो उससे जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या है, जरा ध्यान से देखिए। log 100 टू द बेस 10 इज 2। log में आपने इनपुट डाला 100, log टू द बेस 10 में इनपुट डाला 100, तो आपको आउटपुट मिल रहा है 2। तो इसका मतलब होता है, आउटपुट जो मिल रहा है उसका मतलब होता है कि 10 को कितनी पावर रेस करूं कि मुझे 100 मिले। ये समझ रहे हैं? log जो आउटपुट देगा उसका मतलब क्या है? मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? c जो मिला नंबर मुझे, उसका मतलब क्या है कि b को कितनी पावर रेस करूं कि a मिले। b को कितनी पावर रेस करूं कि a मिले। देख रहे हैं इंटर कन्वर्जन? बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए बेटा इसमें। log टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू log, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। ये छोटी छोटी बातें जब प्रॉब्लम के अंदर कहीं पर अटकाएंगी आपको और आप गलती करेंगे ऐसे कन्वर्जन में, अगर गलती की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर वो गलती होता रहेगा आगे को। तो log टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू log, इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। log is inverse function of exponential function। ये समझ रहे हैं? अब पिछली क्लास में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी प्लॉट किया होगा आपने, किया था क्या? आखिरी में सेट्स के एंड में किया था ये ना, नोट्स में भी होगा, है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया था। एक बार बेस ग्रेटर देन 0 के लिए, एक बार बेस, सॉरी, एक बार बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, एक बार बेस लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए। ध्यान से देखिए बेटा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था मेरा y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a जो है, जो कि बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस नंबर है ना, वो x पावर में, a मैं नेगेटिव ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर a नेगेटिव हुआ, सोचिए जरा, a अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? जैसे a इमेजिन कर लीजिए -2, -2 की पावर 1 इज -2, -2 की पावर 2 इज 4, -2 की पावर 3 इज -8। देख रहे हैं? जैसे जैसे मैं नंबर डालूंगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये एक अच्छा फंक्शन नहीं निकल के आता, एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं निकल के आता। तो इसलिए जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन भी करता हूं, y इक्वल टू a की पावर x को जब डिफाइन भी किया जाता है, तो वहां बोला जाता है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों? क्यों भाई? a 1 हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? भाई a अगर 1 हुआ तो x कुछ भी हो, आउटपुट क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो फिर वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया एक तरीके से, तब एक्सपोनेंशियल नहीं रहा ना। तो इसलिए a में एक लिमिटेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जो बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब अगर मैं इसी इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूं
तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए, log y to the base a should be equal to x, होगा ना। अब जो कंडीशन इस a पर थी, ये भी तो वही a है, तो इस a पर भी यही कंडीशन लगानी पड़ेगी हमको कि भाई बेस ऑफ लॉगरिथम, तो लॉग का जो बेस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी तो वही बेस है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लॉग फंक्शन का बेस भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो लॉग फंक्शन का बेस भी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये समझ रहे हैं क्या? लॉग फंक्शन का बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और उसकी वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। अब बात आते हैं इनपुट आउटपुट पे। तो जब a ग्रेटर देन 1 था, मतलब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है, जैसे 2 है, तो 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर -1 इज 2 की पावर -1 इज 1/2, 2 की पावर -2 इज 1/4, 2 की पावर -3 इज 1/8। तो इस ग्राफ की, इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। मतलब इसमें आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, -100 भी रख सकते हैं। रेंज क्या है इस फंक्शन की? रेंज क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? क्या रेंज ऑल रियल नंबर्स है? नहीं, रेंज केवल कहां से कहां तक है? 0 से प्लस इंफिनिटी। देख रहे हैं, केवल ये वाली वैल्यूज एक्वायर हो पा रही हैं। क्या नेगेटिव आउटपुट आ पा रहा है कभी? आप एक्स कुछ भी पुट कर दीजिए, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव आउटपुट देगा कभी? नहीं, इट विल नेवर गिव नेगेटिव आउटपुट। ये कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। इवन 0 अचीव नहीं हो सकता, इवन 0 अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि 0 वैल्यू एक्वायर करेगा जब x माइनस इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी एक्वायर करेगा जब x प्लस इंफिनिटी होगा। तो सिंपल ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी। तो अब बताइए मुझे, लॉग फंक्शन की डोमेन क्या होगी? जो इसकी रेंज थी, नहीं क्या भाई, जो ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट होता है वो मेरे इनवर्स फंक्शन का इनपुट होता है। तो बताएंगे लॉग फंक्शन की डोमेन क्या होगी? लॉग फंक्शन की डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी? क्या ऑल रियल नंबर्स? नहीं, क्या होगी लॉग फंक्शन की डोमेन? जो इसकी रेंज है, मतलब 0 से इंफिनिटी। और लॉग फंक्शन की रेंज क्या होगी? जो उसकी डोमेन है, विच इज ऑल रियल नंबर्स। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर से देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी नंबर का इनपुट ले सकता है, बट क्या हर नंबर आउटपुट में दे सकता है? वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन केवल पॉजिटिव नंबर दे सकता है आउटपुट में, लेकिन वो इनपुट सारे नंबर ले सकता है। लॉग, जो कि उसका इनवर्स फंक्शन है, उसमें डोमेन, रेंज, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो गए। तो लॉग की डोमेन क्या होगी बेटा? जो कि एक्सपोनेंशियल की रेंज थी, विच इज 0 टू इंफिनिटी। बट लॉग का रेंज क्या हो जाएगा? जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन था, विच इज ऑल रियल नंबर्स। मतलब लॉग फंक्शन इनपुट ले सकता है केवल पॉजिटिव नंबर्स, बट आउटपुट नेगेटिव नंबर्स भी दे सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी दे सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनपुट ले सकता था ऑल रियल नंबर्स, आप एक्स की जगह कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हैं, बट आउटपुट दे सकता था वो, आउटपुट क्या दे सकता था?
केवल केवल और केवल क्या, पॉजिटिव नंबर। लॉग फंक्शन का इनपुट केवल क्या लिया जा सकता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट था, क्या था, पॉजिटिव नंबर्स। तो लॉग फंक्शन का इनपुट केवल क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स। और लॉग फंक्शन का आउटपुट क्या हो सकता है, जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट था, विच इज ऑल रियल नंबर्स। समझ में आई कुछ बात, या ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा हो गया। ध्यान से समझिए, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं ये, क्योंकि पहली बार अगर ये सीख रहे हैं तो शौक लगता है बहुत ज्यादा, अगर जल्दी में पढ़ा दिया तो। मैंने कल फॉर्मूले बता के खत्म कर दिया तो फिर अच्छी प्रॉब्लम नहीं हो पाएंगी, जहां बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे, और होते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट यूज 12th क्लास में भी जाके। इसलिए अभी से कंसेप्ट क्लियर करिए, केवल फॉर्मूला रट्टा मारने वाली बात नहीं है इसमें। फॉर्मूला तो रट्टा मारेंगे हम जिनको मारना है, बट पहले समझना जरूरी है, तभी बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप हो पाएंगे इसके। तो बेटा दो फंक्शन है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। दे बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लॉग है और लॉग फंक्शन का इनवर्स एक्सपोनेंशियल है। इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। एक बात को बार बार दिमाग में रखना है, लॉग टू एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल टू लॉग में क्या चेंज नहीं होगा, बेस। जो लॉग का बेस था वही, जो जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वही लॉग का भी बेस होगा। इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाएंगे, जो वहां इनपुट था वो यहाँ आउटपुट होगा, जो वहां आउटपुट था वो यहाँ इनपुट होगा। ये समझ रहे हैं क्या, ये समझ रहे हैं बेटा। पढ़ो आगे, पक्का। तो लॉग फंक्शन में जो उसका इनपुट होता है उसे आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, और जो ये नीचे नंबर है उसको बेस बोला जाएगा। एक्सपोनेंट में भी उसको बेस बोलते थे, लॉग में भी उसी को बेस बोल रहे हैं। तो लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम, अभी बात की इसके बारे में हमने, अभी बात की। लॉग एन टू द बेस ए, पढ़िए पढ़िए, बोलिए मुंह से, क्या लिखा है ये, लॉग एन टू द बेस ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन इनपुट क्या होना चाहिए लॉग का, जो आउटपुट है एक्सपोनेंशियल का, और एक्सपोनेंशियल का आउटपुट कैन ओनली बी पॉजिटिव नंबर्स। तो एन जो इनपुट है वहां लॉग का, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। इनपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। why it cannot be a negative number? Because range of exponential function was not negative number, it was only positive numbers. तो n should be greater than 0. दूसरी बात, बेस, जो वहां कंडीशन थी बेस पे वो यहां पे भी है। क्या थी बेस पे कंडीशंस, कि बेस शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी 1। बेस 1 नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल का बेस 1 होने से वो कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा था, इसलिए बेस 1 नहीं हो सकता। बट बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। और बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये समझाया बेटा मैंने आपको। बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव हुआ तो एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आउटपुट आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं आ पाएगा। तो हम बेस को नेगेटिव नहीं लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। -2⁻³ इज वैलिड, -2⁻³ इज वैलिड, -2⁻³ सिंपली -8। बट a⁻x जब आप लिख रहे हैं, a नेगेटिव नहीं हो सकता, फंक्शन में a नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उससे हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, बहुत आर्बिट फंक्शन मिलेगा। तो बेस एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव नहीं हो सकता था, तो बेस लॉगरिथम का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट एक और वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता, बेस 1। तो ये बेस पर कंडीशंस बेटा। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, चलिए बताइए, थोड़ा ओरली बताइए। लॉग 1000 टू द बेस 10
log 1000 to the base 10, दिमाग चलाइए अपना, log 1000 to the base 10, log 1000 to the base 10 एक ऐसा नंबर आंसर होगा कि 10 की पावर में वो नंबर रेस करूं तो मुझे 1000 मिलना चाहिए। 10 की कितनी पावर रेस करूं तो 1000 मिलेगा? 3। तो log 1000 to the base 10 इज व्हाट बेटा? 3। log 128 to the base 2, log 128 to the base 2, बताइए log 128 to the base 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128, log 128 to the base 2, तो 2 की कितनी बार रेस करूं कि 128 आए? 7। log 128 to the base 2 is what बेटा? 7। log 625 to the base 25, ध्यान से सुनिए, log 625 to the base 25, 2 नहीं क्या? log 625 to the base 25 is 2, 25 का स्क्वायर होता है 625। log 625 to the base 5 is, log 625 to the base 5, सोचिए थोड़ा, 4 ना, 5 की कितनी पावर रेस करूंगी 625 आए? 4 नहीं, बढ़ो आगे। नाउ एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, नाम है उसका यूलर्स नंबर। इसका नाम है यूलर्स नंबर इन ऑनर ऑफ लियोनार्ड यूलर, जिन्होंने इसको बहुत यूज किया और फिर उसके बाद हम इसको यूज करते ही आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मैथमेटिक्स में एज वेल एज इन साइंस, बट इट इज अ इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। कोई और इरेशनल नंबर जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट? पाई। पाई वॉज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। जानते हैं पाई को? नेचर में नजर आता है पाई हमको, मैथ्स में नजर आता है, नेचर में नजर आता है। कहाँ नजर आता है नेचर में? सर्कल में। कोई भी सर्कल लें, उस सर्कल का सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर, छोटा हो बड़ा हो, सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। करीब करीब कितना? 3.14। फ्रैक्शन में करीब करीब कितना? 22/7। याद है ये? पाई इज द इरेशनल नंबर। क्या वो एग्जैक्टली 3.14 होता है? नहीं, उसके बाद डिजिट्स आते जाते हैं और एक पैटर्न भी फॉलो नहीं करते, डिजिट बस आते जाते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नंबरदार इरेशनल नंबर्स। तो पाई इज द इरेशनल नंबर। तो अब दूसरा इरेशनल नंबर आप सीखने जा रहे हैं बेटा, बट इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी इमीडिएटली समझ में नहीं आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नाम है इसका ई, नहीं, नाम है यूलर नंबर, सिंबल है ई। और ये पहली बार मिला था, पहली बार डिस्कवर हुआ था 16th सेंचुरी में। नेपियर ने नहीं, जेकब बर्नौली ने इसको सबसे पहले पता किया था। जेकब बर्नौली मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले ई के बारे में पता किया, बट बाद में नेपियर ने इसकी वैल्यू निकाली और एक्यूरेट, और यूलर ने इसको और ज़्यादा यूज़ किया मैथमेटिक्स में, इसलिए इसको बोला जाता है यूलर्स नंबर, या इसका दूसरा नाम भी है नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर के नाम पे नेपियर्स कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। तो मेजरली 3 साइंटिस्ट, 3 मैथमेटिशियंस का काम था इसके पीछे। क्या क्या नाम थे उनके? नाम पता होने चाहिए बेटा मैथमेटिशियंस के। हीरोज के नाम तो याद रख सकते हैं, मैथमेटिशियंस के नाम भी याद रहने चाहिए आपको। कौन 3 मैथमेटिशियन इन्वॉल्व थे? जेकब बर्नौली, लियोनार्ड यूलर और नेपियर। नेपियर का फुल नेम याद नहीं मुझे। तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है ई के पीछे।
क्या है ई, और ई सबसे पहले कब नजर आया? ई सबसे पहले नजर आया जेकब बर्नौली को, और जेकब बर्नौली ई नहीं ढूंढ रहे थे, वो मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, जो कि शायद आपने 10th क्लास तक पढ़ी होगी एक चैप्टर में, किसी ना किसी क्लास में वो चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़ा था किसी क्लास में? ये भी नहीं था क्या सिलेबस में? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट था नहीं था? हाँ। तो जेकब बर्नौली किसको स्टडी कर रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट। जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट? जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है ना, तो मान लेते हैं मेरे पास है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया है मेरे पास, मैं उसे एक बैंक में जमा करता हूं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 100%, बट ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझते हैं ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, जानते हैं? तो मेरा बैंक है, मेरे पास 1 रुपया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है मेरा बैंक? 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है ईयरली। इसका मतलब क्या होता है? 1 साल में बैंक मुझे कितना रुपया देगा? 1 रुपया तो जमा किया ही था मैंने, बस उस 1 रुपये पे इंटरेस्ट भी देगा वो मुझे, और कितना इंटरेस्ट देगा वो? 100%, मतलब 100/100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट याद है बेटा? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट था 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है 1, 100/100 इज 1 रेशियो में। तो कितना रुपया इंटरेस्ट में मिला? 1। तो टोटल कितना रुपया मिल गया 1 साल के बाद मुझे? 2। टोटल मिला मुझे 1 साल में 2 रुपया, ठीक है। अब जेकब बर्नौली ने बोला कि अगर मेरा बैंक मुझे हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मतलब हर 6 महीने में वो इंटरेस्ट देगा, बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देता है, मतलब टाइम को भी आधा कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आधा कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? कर सकता है ना बैंक? स्टार्टिंग में अभी मेरे पास 1 रुपीज है, 1 ही रुपीज है स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इस बार मेरा हो गया 50% हाफ ईयरली। क्या हो गया? 50% हाफ ईयरली। तो 1 साल के बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा? क्या अभी भी 2 रुपया मिलेगा मुझे 1 साल के बाद? नहीं, वही यहां दिखाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ये जो नोट्स में भी लिखा होगा, 1 रुपया इनिशियल कैपिटल, 6 महीने में मुझे 50% मिलना चाहिए 1 रुपये का, मिलना चाहिए ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट का 50% हो गया 1/2। तो 6 महीने में मेरे अकाउंट में कितने रुपये आ गए? 1.5 रुपये, 1.5 रुपीज। अगले 6 महीने में ये प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम करेगा, करेगा। तो अगले 6 महीने में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1, जो कि पहले 6 महीने के एंड में प्रिंसिपल अमाउंट बन चुका था, वो अगले 6 महीने के लिए इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम करेगा। तो 1 + 1/2 इंटू 1/2, 50% इंटरेस्ट रेट। तो टोटल 1 साल के बाद कितना मिलेगा मुझे? 1 तो था ही, 1/2 इंटरेस्ट मिला मुझे पहले 6 महीने में, और दूसरे 6 महीने के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? 1 + 1/2 इंटू 1/2। अगर इन तीनों को ऐड करें तो ऐड करेंगे, 1 + 1/2 को सिंगल ब्रैकेट ले लूं, 1 + 1/2 इंटू 1/2, 1 + 1/2 कॉमन आ गया, तो यहां से 1 + 1/2, तो ये आ गया 1 + 1/2 का स्क्वायर। 1 + 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1.5 का स्क्वायर। कितना होता है 1.5 का स्क्वायर? 2.25। तो मुझे मिला 2.25 रुपीज, मिला
ज्यादा मिला थोड़ा 2 से। अगर 100% का ईयरली इंटरेस्ट था तब मुझे 1 साल में कितना रुपया मिल रहा था? 2 रुपया, डबल होके मिल रहा था रुपया। लेकिन अगर टाइम पीरियड आधा किया इंटरेस्ट देने का और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा किया, कितना मिल गया बेटा 1 साल के बाद मुझे? थोड़ा 2 से ज्यादा। फिर और कर देता हूं, अब टाइम पीरियड कर देता हूं 1/3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कर देता हूं 1/3। तो अब हर 4-4 महीने में मुझे मिलेगा, हर 4-4 महीने में मिलेगा। तो पहले 4 महीने में 1/3 का इंटरेस्ट मिला। अब 1 + 1/3 अगले 4 महीने के लिए, अगले 4 महीने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम करेगा इंटू 1/3। फिर इतना मुझे मिल गया एक्स्ट्रा दूसरे 4 महीने के बाद। तीसरे 4 महीने में फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट 4 मंथ्स में, सेकंड पेमेंट, हाँ ठीक है। तो अभी तक इतने रुपए बन गए हैं, अभी तक इतने रुपए बन गए हैं। फिर अगले में ये प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम करेगा इंटू 1/3। जब ये करूंगा तो फिर से फॉर्मूला आता है 1 + 1/3 रेज़ टू द पावर 3। पैटर्न दिख रहा है बेटा? अगर मैं अपने पूरे साल को n पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 100/n कर दूं तो कितना रुपया मिलेगा मुझे? 1 + 1/n होल रेज़ टू द पावर n। 1 + 1/n होल रेज़ टू द पावर n। ये फॉर्मूला है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक तरीके से, अगर इनिशियल कैपिटल आपके पास 1 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 100/n और पे आउट क्या है टाइम का 1 ईयर/n, तो ये इतना रुपया मिलेगा आपको 1 साल के बाद। जब आप इसमें 1 डालेंगे तो 2 रुपया मिलेगा, 1 डालेंगे तो 2 रुपया मिलेगा। ये गलत दिखाया 1 डालेंगे तो 2 रुपया मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2.25, 3 डालेंगे तो 2.594, सॉरी 10 डालेंगे तो इतना आता है, 100 डालेंगे तो इतना, 300 डालेंगे तो इतना। क्या ये नंबर बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। बट क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है? नहीं, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए 2, 2.25, 2.594, 2.7048, 2.7138। जितना बड़ा करता जाऊंगा मैं नंबर, ये नंबर एक स्पेशल वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। उस स्पेशल वैल्यू को दिया जाता है नाम ई, क्योंकि जब n इंफिनिटी हो जाएगा, n क्या हो गया जब इंफिनिटी, मतलब मैंने पूरे अपने 1 ईयर को इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया 100/इनफाइनाइट, तब क्या मुझे इनफाइनाइट रुपये मिलेंगे? नहीं, तब एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा मुझे, एक फाइनाइट अमाउंट मिलेगा और उसी को हम क्या नाम देते हैं? यूलर्स नंबर। और वो वैल्यू 2.7 के नजदीक होती है। 2.7 के एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो लिख नहीं सकते। अप्रॉक्स वैल्यू याद रखनी है, जैसे पाई की याद रखते हैं, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 याद रखते हैं, ई की अप्रॉक्स वैल्यू 2.71, 2.7 करीब करीब। कैलकुलेशन कभी जरूरत पड़ी तो ई की वैल्यू क्या एज्यूम कर लूंगा अप्रॉक्सीमेटली 2.7, बट यह 2.7 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है? नहीं, 2.7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ई, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ ई इज अगेन अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बर्नौली को वो कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टडी करते हुए मिला था ई, बट बाद में इसकी इंपॉर्टेंस यूलर को पता चली और यूलर ने लॉग का बेस ई लेना शुरू किया। जब ई से लॉग का बेस लिया जाता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे ई तो इतना घटिया नंबर है, इरेशनल नंबर, तो लॉग का बेस इतना घटिया नंबर क्यों? कोई अच्छे नंबर भी ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं। 10 अच्छा नंबर है, 2 अच्छा नंबर है ई के कंपैरिजन में,
बट ई लेके कुछ फायदा होता है और कुछ नहीं, बहुत फायदा होता है। इसलिए मैथमेटिक्स में अगर आपके सामने लिखा है log x और बेस नहीं लिख के दिया है, तो आप ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे कि इसका बेस क्या है। कोई बेस लिख के नहीं दिया है, तो आपका एजम्पशन क्या होगा? बेस क्या है उसका? ई। ये नॉर्मल एजम्पशन होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग होता है। वहां अगर लॉग लिखा है और बेस नहीं लिखा है तो हम 10 मानते हैं वहां पे बेस, बट मैथ्स में क्या मानेंगे? और इसको लिखने का एक तरीका भी है, ताकि पूरा ना लिखना पड़े मुझे log x टू द बेस ई। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं ln e। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ln e। द अल्फाबेट n स्टैंड्स फॉर नेचुरल। e अगर बेस में हो, e अगर बेस में हो तो उसे बोला जाता है बेटा नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं उसे? नेचुरल लॉग। ई अगर बेस में हो तो क्या बोलते हैं उसे? नेचुरल लॉग। क्यों बोलते हैं वो धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये नेचर में बहुत कॉमन है। पहली बार कैसे कॉमन है वो अभी मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, बट टू द बेस, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ln x लिखेंगे। log x टू द बेस ई को क्या लिखेंगे? ln x। मैंने ln लिखा तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है बेस क्या उसका? ई। ठीक है। मैथ्स में कोई और बेस दिखाना होगा तो मेंशन करेगा बेस। बेस नहीं लिखा है या ln लिखा है तो हम क्या मानेंगे? बेस क्या है? ई। समझ रहे हैं? पढ़ो आगे। जैसे ये टेबल देखेंगे, 2 टू दी पावर 5 होता है 32, करा चुका हूं मैं ये चीजें। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी उस इक्वेशन की? log 32 टू द बेस 2। बेस 5 नहीं, बेस 2। वही मैं बोल रहा हूं बेटा, बेस सेम रहेगा, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाएंगे, बट क्या चेंज नहीं होगा? बेस। बोलिए 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 का लॉगरिथमिक इक्वेशन, log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 का log 36 टू द बेस 6 इक्वल टू 2। 3 की पावर -2 क्या होता है? -1/9। इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलिए बेटा, log 1/9 टू द बेस 3 इक्वल टू -2। ई स्क्वायर 2.71 का स्क्वायर निकल के आता है 7.389। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो गया? log 7.389 टू द बेस e इज इक्वल टू 2। समझे? हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln 7.389। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। ये तो बताया था मैंने, 10 की पावर 3 अगर 1000 है तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो गया बेटा? log what टू द बेस what 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। ये समझ रहे हैं? पढ़ो आगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए, प्रॉब्लम इजी है। log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। बोल रहा है हमको log m टू द बेस 4, बेस 4 है, m इनपुट है इज 1.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस log को गायब करना है, मतलब log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक इक्वेशन को। तो बेटा m को यहीं रखेंगे, ठीक है, और जो log का बेस था वो इसका भी बेस बनेगा। समझ रहे हैं? m इज इक्वल टू वॉट? 4 टू दी पावर 1.5। ध्यान से देखिए, m मेरा इनपुट था log का, यहां m आउटपुट हो चुका है। 1.5 आउटपुट था log का, यहां क्या हो चुका है? इनपुट।
क्या चेंज नहीं हुआ? बेस। समझ रहे हैं? 4 टू द पावर 1.5 निकाल सकते हैं। 4 टू द पावर 1.5 सिंपली 1.5 का मतलब होता है 3/2। 3/2 इसको मैं पढ़ सकता हूं 4 टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर 3। और हैंडल करनी आती है ना। 4 टू द पावर 1/2 इज सिंपली 2 टू द पावर 3। क्या हो गया बेटा? 8। तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू क्या है? 8। क्लियर है? क्या किया हमने यहां? लॉगरिथमिक इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट किया? लॉगरिथमिक इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट किया? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? बढ़ो आगे, आगे बढ़ू। नेक्स्ट। डरेंगे नहीं बेटा लॉग से। लॉग से डरेंगे तो बहुत डर लगता है, फिर लॉग से हमेशा डर लगने लगता है। और अभी से लॉग का डर खत्म होगा तो आगे जाके डर नहीं लगेगा लॉग में। हाँ, लॉग ये पढ़िए इसको, क्या लिखा है पढ़िए इसको। लॉग p टू द बेस 5 इक्वल टू a। ये क्या पढ़िए? लॉग q टू द बेस 2 इज इक्वल टू a। फिर कुछ प्रूव करने को बोल रहा है और प्रूफ में हमें लॉग नजर नहीं आ रहा, तो लॉग हटाना है मुझे, लॉग गायब करना है। तो क्या इस इक्वेशन की, इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बोलिए। एलएचएस में रखेंगे p, जो लॉग का इनपुट था वो यहां आउटपुट में रखेंगे। p इज इक्वल टू बेस, लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस सेम रहेगा, तो p की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा? 5 की पावर a। क्या इसको बोलेंगे बेटा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म? q इज इक्वल टू 2 की पावर a। ठीक हो गया? अब जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। बोल रहा है प्रूव दैट p की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस। कुछ नहीं, जो एलएचएस में बोला है पुट कर देते हैं। p की जगह कितना पुट कर दूं? 5 की पावर a, तो ये 5 की पावर a रेज टू द पावर 4 इंटू क्यू की जगह क्या रख दूं बेटा? क्यू की जगह क्या रख दूं? 2 की पावर a, तो 2 की पावर a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 100। अब पावर हैंडलिंग, पावर हैंडलिंग आती है नहीं आती है? यह 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है। जब पावर सेम हो जाए और चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेसिस को मैं साथ में क्लब कर सकता हूं। ये समझते हैं ना भाई? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो मैं 6 की पावर 5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां पावर सेम है, 4a 4a। और पावर की पावर जब होती है तो पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये 5 की पावर 4a 2 की पावर 4a, या सिंगल पावर में ला सकता हूं इसको, सिंगल एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 4a होल डिवाइडेड बाई 100। अब मुझे आरएचएस में 100 बेस में चाहिए, यहाँ 10 है, तो क्या ये 10 को 100 में कन्वर्ट कर सकता हूं? सिंपली इस पावर में से 4 में से 2 उठा के 10 के साथ ले आता हूं, तो वहां बचेगा 2a। तो ये हो गया 100 रेज टू दी पावर 2a अपॉन 100। तो 100 सिंगल बेस में यह आ गया 2a माइनस 1। क्लियर है? बढ़ो आगे, आगे बढ़ो बेटा। सिंपल क्वेश्चन है। करेंगे नहीं। वैल्यू ऑफ एन सेटिस्फाइंग, तो लॉग अंदर कुछ लिखा हुआ है समथिंग समथिंग, करेंगे नहीं उससे। इसको मैं पढ़ूंगा लॉग समथिंग टू द बेस ए। क्या पढ़ूंगा इसको? लॉग समथिंग टू द बेस ए शुड बी इक्वल टू 0। तो समथिंग शुड बी इक्वल टू ए की पावर 0 एंड ए की पावर 0 इज व्हाट? 1। तो अब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, लॉग का आउटपुट 1 कब आएगा? जब उसका इनपुट 1 होगा। लॉग का आउटपुट 0 कब आएगा? सॉरी, लॉग का आउटपुट 0 कब आएगा? जब उसका इनपुट 1 होगा। आएगा ना? तो मतलब ये समथिंग को क्या हो जाना चाहिए? 1 कर दूं 1। समथिंग हो गया 1 प्लस लॉग
1 प्लस लॉग, ये बेस b है, यहां बेस c है, 1 प्लस लॉग n टू द बेस p शुड बी इक्वल टू a की पावर 0 मतलब 1। अब देखें, अगर आप ये 1 RHS में जाएगा तो ये 1 इस 1 को कट कर देगा, तो अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? दिस इक्वल टू व्हाट बेटा? दिस इक्वल टू 0 बचा। फिर से log of something raised to the log of something to the base b is 0, then something should be 1। ये समथिंग भी 1 होना चाहिए, तो 1 प्लस log टू द बेस c, 1 प्लस log टू द बेस pn should be equal to b to the power 0 which is also 1। ये वाला 1 इस 1 से कटा, तो इस पूरे टर्म को भी क्या होना चाहिए? 0। फिर से log something to the base c is 0, then something should be 1। तो 1 प्लस log n to the base p should be 1। तो यहां से आ गया log n to the base p is equal to 0। तो n को क्या होना पड़ेगा बेटा? log n to the base p is 0, 1, n is equal to p to the power 0। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा? डर लग रहा है क्या? धीरे धीरे डरावना होता रहेगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स मुश्किल होती जाएंगी, बट अभी तो डरने की बात नहीं है फिलहाल। अभी तो प्रॉपर्टीज पे भी नहीं पहुंचे हम, प्रॉपर्टीज कल करेंगे। पढ़ो आगे, चलिए जल्दी से करते जाइए, इजी इजी सवाल है बेटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है आपको एक इक्वेशन, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। प्लीज बोले बेटा इस इक्वेशन का लॉगरिथमिक इक्वेशन, log 81 टू द बेस 3 इक्वल टू 4। बार बार ध्यान रखना है, बेस एक्सपोनेंट का और बेस लॉग का सेम होगा। प्लीज बोलना शुरू करिए बेटा इसको, log इनपुट बोलिए पहले लॉग का, 0.001 टू द बेस 10 इक्वल टू -3। अभी भी ध्यान नहीं दे रहे आप, बेस 10 है। बोलिए 2 इज इक्वल टू 128 की पावर 1/7 लिखा है, लॉगरिथमिक फॉर्म बोलिए उसका, log पहले इनपुट बोलिए लॉग का, log 2 टू द बेस 128 शुड बी इक्वल टू 1/7। ये 1/7 लिखा हुआ। अब उल्टा करना है, लॉगरिथमिक इक्वेशन दी है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करनी है। बोलिए बेटा log 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5, क्या लिख सकता हूं? 32 इज इक्वल टू बेस में रहेगा 2 की पावर 5, सही है ना? बोल रखा है log 4 टू द बेस √2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू √2 टू द पावर 4। log 0.01 टू द बेस 10 इज -2। बोलिए बेटा 0.01 इज इक्वल टू 10 की पावर -2। क्लियर है? इंटर कन्वर्जन। तो ये तो कर लिया हमने log। अगर इनपुट log का 1 आता है, बेस जो होना चाहिए वो है, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 अगर है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0। log 1 इज 0, बेस कुछ भी हो। log n टू द बेस n विल बी 1, मतलब बेस और इनपुट सेम हो जाएं तो आउटपुट क्या आएगा बेटा? 1। log n टू द बेस 1/n इज -1, ये करेंगे हम कल की क्लास में भी करेंगे। वैसे आपको दिख रहा होगा कि n इज इक्वल टू 1/n की पावर -1, 1/n को n की पावर -1 लिख सकता हूं।
n की पावर -1 की पावर -1 + 1, बट कल हम डिटेल में करेंगे इसे, पूरा डेरिवेशन करेंगे इन फॉर्मूलों से, शुरुआत करेंगे, ठीक है। केवल रट्टा नहीं मारने बेटा फॉर्मूले, पहले डिराइव करेंगे हम प्रॉपरली इनको, प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद रट्टा मारेंगे इनको।